वो दोनों ही इकट्ठे रूम से बाहर आए थे। नाश्ते की मेज पर बैठी समीना, जो किसी धमाके के इंतजार में थी, इन्हें यूं पुरसुकून चेहरों के साथ एक साथ आते देख दिल ही दिल तिलमिला उठी थी। उन्होंने एक सुलगती निगाह बेटी पर डाली, जो इनको देखकर लापरवाही से शाने उचकाकर अपने नाश्ते की प्लेट पर झुक गई थी। वह मुश्किल अपने तासुरात पर काबू पाते उन्होंने दोनों को खैर मुकद्दमी मुस्कुराहट से देखा। सलाम करते बासित वहीं जैन के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था, जबकि ज़रमीने निदा के साथ बैठी थी। बासित, कितने बजे निकलोगे बेटा? समीना ने एक गहरी निगाह ज़रमीने को देख बासित की तरफ तवज्जो मरकूज की थी, जो ऑमलेट ज़रमीने की तरफ बढ़ा रहा था। 10 बजे तक। ज़रमीना ने निगाह उठाकर उसे देखा था। दिल उसकी बात सुनकर बेकरार हुआ था। बासित की निगाह भी उठी थी। उसकी नजरों का इस्तिराब वो अनजानी सी खुशी से हमकिनार कर रहा था। कुछ देर पहले कसाफत के बादल कुछ पल के लिए ही सही हटे थे, तो दिलो दिमाग पर एक खुशगवार से तासुर ने अपनी छाप छोड़ी थी। समीना को आंखों का ये खेल बुरी तरह खटका था। बासित जाने से पहले उसके हाथ में चंद हजार के नोट थमा गया था। उसके जाने से दिल उदास हुआ था, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वो कमरे में आई थी। सामने बेड साइड टेबल पर पड़ी वो शीशी उसका मुंह चिरा रही थी, जो उसके लिए एक मौम्मा ही बनकर रह गई थी। ये उसकी नहीं थी और उन्हें वो लेती भी हरगिज नहीं थी। इसे लगा था बासित को कोई गलत फहमी हुई थी। वो उसे बताना चाहती थी, मगर उसकी अम्मी ने कहा था शौहर से बहस नहीं करनी चाहिए, एक चुप में 100 सुख छुपे होते हैं। उसने भी चुप साध ली थी, मगर उसका अपना दिमाग सवाल उठाने लगा था। बासित जब भी कॉल करता था वो उससे भी लाजमी बात करता था। वो समीना के मोबाइल पर ही कॉल किया करता था। वो ज़रमीने से कहकर गया था कि अगली बार आने पर उसे मोबाइल फ़ोन दिलाकर जाएगा। समीना जब भी उससे बात करने के लिए मोबाइल थमाती तो कभी भी वहाँ से हिलती ना थी, बल्कि नज़रें तक उसके चेहरे पर गाड़े रखती। ऐसे में ज़रमीना को अजीब तो बहुत लगता, मगर वो कभी खुद भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि वहाँ से उठकर अकेले में जाकर बात कर सके। क्यों इनकी बात कभी खैर खैरियत दरियाफ्त करने से आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। घर का सारा काम गैर महसूस तरीके से उसके जिम्मे आ गया था, जिसे लेकर उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो खुश थी। दिन आराम से गुजर जाता था। एक और बात जो इसे हैरान करती थी वो ये कि बासित के जाने के बाद उसकी नींदें रूठ गई थी। सारी रात वो करवटें बदल कर गुजार देती, या फिर सो भी जाती तो हर थोड़ी देर बाद आंख लाजमी खुल जाती। फिर एक दिन जब वो बासित से बात कर रही थी तो उसे महसूस हुआ था जैसे वो कुछ खफा खफा सा है। कुछ देर बाद ये राज भी खुल गया जब उसने उसे कहा था ज़रमीने, अम्मी के पास भी थोड़ी देर बैठ जाया करो। निदा और जैन घर पर नहीं होते तो कमरे से निकलकर उनके साथ कुछ बातें ही कर लिया करो। जवाब में उसने बेयकीन नजरों से समीना की तरफ देखा, जो बज़ाहिर अनजान सी बैठी थी। वो उससे कह नहीं सकी थी कि अपने कमरे में तो वो सिर्फ रात को सोने ही जाती है, बाकी पूरा दिन तो काम करने में ही गुजर जाता है। मगर फिर इसने मामूल बना लिया था। वो कुछ टाइम निकाल कर लाजमी उनके पास बैठा करती थी। उनसे बेमतलब छोटी छोटी बातें करके उनके किस्से सुनती, जो अक्सर बासित की उनके लिए मोहब्बत और फरमाबरदारी से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होते। रात वो कमरे में आई तो थकन से पूरा वजूद दर्द कर रहा था। कमरे का लॉक लगाकर लाइट्स ऑन ही छोड़े वो बिस्तर तक आई। बासित के जाने के बाद वो बत्ती जलाए रखती थी। शुरू से वो अम्मी के साथ सोती आई थी। अब अकेले सोते डर लगना यकीनी सी बात थी। बिस्तर पर लेटकर उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया था। उसे गए हुए आज 16वां दिन था। कमरे में अभी भी जैसे उसके वजूद की खुशबू फैली हुई थी। उसकी तरह इसका कमरे के दरो दीवार भी अपने मुकीम की गैर मौजूदगी पर गमगीन थे। उसकी आंखों के सामने उसका अक्स लहराया था। दिल की धड़कनों ने अपनी लह बदली थी। उसे उससे एक खास उनसियत सी हो चली थी। वो रफ्ता रफ्ता उसे अपने शहर में बुरी तरह जकड़ता जा रहा था। समीना और निदा दोनों ही निदा की दोस्त की बहन की शादी में शिरकत के लिए गई हुई थी। जैन 2 दिन से अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया हुआ था। शाम का वक्त था। दरवाजे पर हुई दस्तक से वो बाहर आई थी और सामने अचानक से बासित को देखकर उसके चेहरे पर हैरत और इंसिबात के कहीं रंग नमूदार हुए थे। आंखों में जुगनू तैरने लगे थे। वो बेयकीन नजरों से साकत खड़ी उसके वजीहा चेहरे को निहार रही थी। वो पहले तो इसके रास्ता देने का इंतजार करता रहा, फिर उसे यूं ही जमा देखकर
वो हल्का सा तबस्सुम लबों में लिए 2 कदम आगे बढ़ा था। उसे शानों से थाम कर आहिस्तगी से पीछे किया। बेहोश ना हो जाना यार, वरना सरप्राइज महंगा पड़ जाएगा। उसकी हालत से हिज उठाता वो लतीफ सा तंज करता पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर रहा था। ज़रमीने को लम्हों में अपनी बेइख्तियारी का इदराक हुआ था। वो खुजल होती उंगलियां चटकाने लगी थी। सुर्खों सफेद आरज़ों के नीचे कंदीलें सी जल उठी थी। बासित हमेशा बिना बताए आने का आदी रहा था। अस्सलामु अलैकुम। बिलाखिर उसे याद आ ही गया। वो अब उसकी तरफ रुख कर चुका था। कंधे पर सफरी बैग लटक रहा था। चेहरे पर लंबी मुसाफत के आसार थकन की सूरत साफ नजर आते थे, मगर उसके बावजूद वो ब्लू जीन्स और ग्रे चेक वाली शर्ट में बला का हैंडसम लग रहा था। ज़रमीने की नजरें आप ही चुक गईं। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अब वो अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। मैं ठीक हूँ, वो बहुत ठहर ठहर कर नरमी से जवाब दे रही थी। लहजे में खुद ब खुद एक खनक सी दर आई थी। किधर है सब? बैग उतार कर रखते वो गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठा था। जैन भाई तो ट्रिप पर गए हैं और अम्मी और निदा की दोस्त की बहन की शादी में गई हुई हैं। वो तफसीली जवाब देती साथ ही किचन में गुम हो गई थी। बासित का माथा ठिठका। कुछ ही लम्हों में वो हाथ में पानी का गिलास छोटी सी ट्रे में सजाए आई थी। तुम अकेली थी घर पे? उसे देखते ही झट से सवाल किया था। नहीं, अम्मी शाहिदा आंटी को बिठा कर गई हैं, वो अंदर नमाज पढ़ रही हैं। उसके बताने पर माथे के बल गायब हुए थे। पानी पीकर वो उसे देखने लगा था। काले दुपट्टे के हाले में चमकता उसका चांद सा रोशन चेहरा आंखों को ठंडक का एहसास बख्श रहा था। तुम भी साथ चली जाती, उसने सरसरी सा कहा। नहीं, मैं बस ऐसे ही नहीं गई। वो उसे ये कह नहीं सकी कि उसे किसी ने साथ चलने का कहा ही नहीं था। अम्मी बताती रहती हैं तो उनके कहने के बावजूद उनके साथ कहीं नहीं जाती। कभी कभी साथ चली जाया करो, तबीयत पर अच्छा असर पड़ता है। हर वक्त घर में रह रहकर भी इंसान बेजार सा हो जाता है। वो उसे बहुत नरम आवाज में हल्की सी संजिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आई समीना ने कब उसे कहीं जाने का कहा और उसने इनकार किया। उसने कुछ कहने के लिए लब वाह किए ही थे कि शाहिदा आंटी वहां आ गई। अरे बासित, तुम कब आए बेटा? खुशगवार सी हैरत लिए वो कह रही थी। बासित उन्हें सलाम करता उठा था। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया था। अब वो उससे उसका हाल चाल पूछ रही थी। ज़रमी ने इन्हें चाय देते खुद भी शाहिदा आंटी के साथ टिक गई थी। बड़े खुशकिस्मत हो तुम बासित, जो अल्लाह ने इतनी प्यारी बच्ची को तुम्हारे नसीब में लिखा है। कदर करना इसकी। ज़रमीने के गोद में धरे हाथों पर अपना हाथ रखती आंटी ने खुले दिल से उसकी तारीफ की थी। वो झीप सी गई। बासित दिल से मुस्कुराया। अच्छा, आंटी तो इसे भी बताए ना कि ये भी कितनी खुशकिस्मत है जो इसे मैं मिला हूँ। इसकी शौक ही उरूज पर थी। ज़रमीने ने हैरत से उसे देखा था। इसका ये रूप वो भला कब देख पाई थी। बिल्कुल, दोनों ही की जोड़ी चांद सूरज की सी है। अल्लाह नसीब अच्छे करे, खूब खैर बरकत रखे दोनों के रिश्ते में। अपना कप मेज पर रखती वो पुरखुलूस दिल से दुआ दे रही थी। आमीन। बासित ने बावाज बुलंद ज़रमीने को देखते हुए कहा था। चलो बेटा, अब बासित आ गया है तो मैं भी चलती हूँ। अरे कहाँ आंटी, बैठे, अरसे बाद तो यूं बैठकर गपशप का मौका मिला है। अरे छोड़ो बेटा, सामने इतनी खूबसूरत बीवी हो तो किसका दिल करता है बड़ी बूढ़ी से बात करने का। दिल में दुआएं मांग रहे होगे कि आंटी कब जाएंगी। उसे शरारत से छेड़ा तो वो पूरे दिल से कहका लगा उठा। चले आंटी, अब आपने मेरे दिल की आवाज़ सुन ही ली है तो फिर मुलाकात होगी। वो उन्हीं के अंदाज में आंखों में शरीर सी चमक लिए जवाब दिया। ज़रमीने उन्हें गेट तक छोड़ने आई थी। उन्हें रुखसत करके वो वापस आई तो वो कहीं नहीं दिखाई दिया। उसका बैग भी गायब था। यकीनन वो अपने कमरे में चला गया था। वो कमरे में आई तो वो अलमारी खोले खड़ा था। ज़रमीने, प्लीज मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा देना, मसरूफ से अंदाज में उसे कहता वो कपड़े निकालकर अलमारी बंद कर रहा था। वो जी कहती उसके बैग की जानिब बढ़ी थी जो बेड पर पड़ा हुआ था। और हाँ, मैं शावर ले लूं तो खाने को कुछ बना हुआ हो तो दे देना। वो अब सरसरी सा उसे देखकर वॉशरूम की जानिब बढ़ रहा था। तो आपने खाली पेट चाय क्यों पी फिर? उसे अपनी अकल पर मातम हुआ था। पूछना चाहिए था उसे। कोई बात नहीं, आंटी बैठी हुई थी, इनकार करना अच्छा नहीं लगता। मैं आता हूँ 10 मिनट में। वॉशरूम का दरवाजा बंद हो चुका था। किचन में आकर उसने ताज़ा चपातियां बनाई थी। दिन में उसने कीमा मटर बनाया था। उसको खाना देकर खुद वो उसी के पास कुछ फासले पर खड़ी हो गई थी। पानी पीकर उसने एक नज़र उसे देखा। बैठ जाओ ज़रमीने, तुम भी खाना खा लो। नहीं, आप खाना खाएं, मैंने सिर्फ आपके लिए ही रोटियां बनाई हैं।
3 روٹیاں ہیں یار, میں نے زیادہ سے زیادہ 2 ہی کھانی ہے, اور تمہاری جان دیکھ کر لگتا ہے تم ایک بھی کھا لو تو بڑی بات ہے. آ جاؤ, شاباش, میں پلیٹ لے کر آتی ہوں, میرے ساتھ شیئر کر لینا. اس کی بات پر جو وہ مڑنے لگی تھی, جذبت ہوتی آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گئی تھی. انداز ایسا تھا جیسے کسی بھی وقت وہاں سے اٹھ کھڑی ہوگی. باسط نے لبوں پر امڑ آنے والی ہنسی کو بڑی مشکل سے روکا تھا. وہ پہلے ہی نروس تھی, وہ اسے مزید نروس نہیں کرنا چاہتا تھا. اب وہ پلیٹ میں سالن ڈال رہا تھا. دونوں نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا تھا. باسط اس کی جھجک کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا. بڑے بزرگ کہتے ہیں ساتھ مل بیٹھ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے. نوالا منہ میں رکھتے وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. زرمینے کے نوالا منہ کی طرف لے جاتے ہاتھ کی لرزش کو بہت غور سے اس کی پرشوق نگاہوں نے دیکھا تھا. اس کی نظریں جھکی تھی. باسط نے یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھا تھا. مانتا ہوں ایک وعدہ کر کے گیا تھا, مگر اتنا حق تو دو مجھے. یکدم اس کا لب و لہجہ بدلا تھا. سراسا اس کی جانب جھک کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا. اس کی اس جسارت پر وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی. دلکش بھاری آواز نے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا تھا. دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی. چہرے پر قوس و قزح کے رنگ سمٹ آئے تھے. باسط نے نظریں چرائی تھی. اٹھ کر سنک میں ہاتھ دھوئے تھے. میں جا رہا ہوں, اب ایزی ہو کر کھانا کھاؤ تم. اس کے جانے کے بعد اس کی سانس میں سانس آئی. اس کی ذرا سی توجہ, تھوڑی سی قربت اسے پگھلانے لگتی تھی. جس دن وہ مہربان ہوگا پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. امی اور ندا کے آنے پر اسی نے دروازہ کھولا تھا. اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا تو انہیں بھی لگا تھا, مگر وہ خوشگوار ہرگز نہ تھا. اس بار تو میرا بیٹا بہت جلدی واپس آ گیا ہے. لہجے میں محبت سمائے وہ اس کو دیکھ رہی تھی. آپ ہی تو کہتی رہتی ہیں جلدی جلدی چکر لگایا کرو. ان کے شانے پر بازو دراز کرتے وہ لاڈ جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا, رہنے دو بیٹا, ماں کے کہنے پر آنے والے ہوتے تو دو ماں اپنی شکل دکھانے کو نہ ترساتے. بہو کے آنے سے یہ تو اچھا ہو گیا ہے کہ اب تمہارا چہرہ جلدی جلدی دیکھنے کو مل جایا کرے گا. کیا کھائے گا میرا بچہ؟ چکن پلاؤ بناؤں اپنے بیٹے کے لیے؟ اب وہ رخ اس کی طرف موڑے استفسار کر رہی تھی. وہ نفی میں گردن ہلا گیا. کھانا میں کھا چکا ہوں, کل دن میں بنائیے گا. اب یہ بتاؤ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ پرسوں واپس چلا جاؤں گا. وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا. بستر پر دراز اپنا فون چیک کر رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی تھی. اس کی طرف دودھ کا گلاس بڑھایا تھا جسے وہ خاموشی سے تھام چکا تھا. البتہ آنکھیں اس کی کلائی میں سجی سرخ چوڑیوں میں اٹک گئی تھی. ان کا ہلکا ہلکا مسرور کرتا شور دل میں جذبات کو بیزار کرنے لگا تھا. وہ جان بوجھ کر اس سے نظریں چرا رہا تھا. اس کا نوخیز حسن, من موہنا چہرہ اور قیامت خیز سراپا وہ نظر انداز کیے جانے لائق تو ہرگز نہیں تھی, جبکہ وہ اس پر جائز حق بھی رکھتا تھا. مگر وہ اپنی کہی بات کا بھی پابند تھا. اس کا رویہ اس بار خوش آئین تھا, مگر وہ اسے پورا وقت دینا چاہتا تھا. اس رشتے کو وہ پوری دلی آمادگی سے اپنانے کا موقع دینا چاہتا تھا. پر دل کا کیا کرے جو اس کی طلب کر رہا تھا. کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو خاموش کھڑی اپنے ناخن کھرچتی اس کے گلاس واپس کرنے کا انتظار کر رہی تھی. زرمینے, وہ سلیپنگ پلز کہاں ہے؟ اس کے ایک دم آنے والی آواز پر وہ ہونک سی اسے دیکھنے لگی. چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی. ایک انجانا سا خوف جسے باسط کی زیرک نگاہ نے بھانپ لیا تھا. بتاؤ نا کہاں ہے؟ اسے یوں ہی کھڑے خاموش دیکھ اس نے دہرایا. وہ آہستگی سے چل کر دوسری سائڈ پر گئی تھی اور دراز سے وہ شیشی نکال کر لائی تھی. باسط نے ہاتھ بڑھایا. اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب بڑھا لی. اب وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کو کھول رہا تھا. ایک گولی ہتھیلی پہ رکھی, پھر کچھ سوچ کر ایک اور نکالی تھی. زرمینے کا حیرت کے مارے منہ کھلا رہ گیا تھا جب وہ اس کے سامنے وہ 2 گولیاں دودھ کے ساتھ نگل گیا تھا. باسط نے اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھا تھا. اس کے لب بھلے خاموش تھے, مگر وہ قاتل آنکھیں اسے گھائل کرتی سوال کر رہی تھی. وہ گلاس خالی کرتا اس کی جانب بڑھاتا ہوا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا. احتیاطی تدابیر بچاؤ کے لیے ضروری ہو گیا تھا. آنکھ دبا کر شرارت سے کہتا اسے حیرت زدہ چھوڑا اب لیٹ رہا تھا. وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی مڑ گئی تھی. کمرے میں اس کی چوڑیوں کی جل ترنگ سی بج اٹھی تھی. اور ہاں, یہ چوڑیاں اتار دینا پلیز. آگے ہی بڑی مشکل سے باندھ رکھا ہے. انہوں نے اور حشر برپا کر دیا ہے. کروٹ کے بل لیٹتے وہ آنکھوں پہ بازو رکھ چکا تھا. اس نے ایک نظر اپنی کلائی میں کی تھی اور پھر اس کی بات کو سوچتے باہر نکل گئی تھی. عجیب انسان ہے. اس دن خامخواہ مجھے ڈانٹ دیا.
हालांकि मैंने तो ली भी नहीं थी, और आज खुद कैसे मजे से ली थी, जैसे बचपन वाली मीठी गोलियां हो। ऊपर से बातें इनकी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी, निदा समीना के कमरे में यहाँ से वहां टहलती झिझलाकर बोली थी। जब से उसे पता चला था उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं, कोई 100 दफा ये जुमला दोहरा चुकी थी, पर समीना ने भी उसकी एक ना सुनी थी। कुछ देर पहले ही वो लोग गए थे और जाते हुए उनको भी आने की दावत दी थी, जिस पर समीना ने हामी भरी थी। तब से उसकी बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ था। अब भी वो बार बार उसे यही कहे जा रही। समीना ने गहरी निगाह से उसको जांचा। शादी ही नहीं करनी कि यहाँ शादी नहीं करनी, जरा साफ और सीधे अल्फाज में बताओ। बेलचक लहजे में बोलती वो निदा का हल्क खुश कर गई। उसने थूक निगलकर गला तर किया था। जो भी था, उनकी औलाद पर उनका रोबो दबदबा था। अम्मी, अभी मैं पढ़ रही हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, वो मनमनाई। हाँ बेटा, बारात बाहर गेट पर खड़ी है, जैसे मैं तो रुखसत कर रही हूँ ना आज तुम्हें, रंजिया अंदाज में कहते उसे तीखी नजरों से घूरा था। बात सुनो निदा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा होगा। दूसरी बात, तुम इतनी बड़ी कब से हो गई हो जो माँ को आकर अपना फैसला सुनाने लगी हो? दुरुस्त लहजा इख्तियार किए आंखों में नावगवारी सी झलक रही थी। अम्मी, मैं तो बस एक और लफ्ज नहीं, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, ज्यादा सर पर मत चढ़ो मेरे। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो बेटा, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी, इसलिए ज्यादा हवाओं में मत उड़ो, वरना पड़ काटने भी मुझे खूब आते हैं। अगली सुबह वो फजर के वक्त निकला था। उसे अलविदा करना दिल पर पत्थर रखने के बराबर था। इस हबसदा जिंदगी में उसके आस पास होने का एहसास एक खुले रोज़त की तरह था, जहां से ताज़ा हवा का कोई ना कोई झोंका दिलो जान को सुकून की फराहमी का बाइस बनता था। इतने कम अरसे में ही वो उसे अपने लिए लाजिम व मलजूम लगने लगा था। तैयार होकर वो इसकी जानिब मुड़ा था, जो खामोश नजरों से उसकी सरगर्मियों को मुलाहिजा कर रही थी। वो उसकी तरफ आया था, धीरे से उसे अपने एक बाजू के हिसार में लेते उसका सर अपने शाने से लगाया था। चंद लम्हों का खेल था। जरमीने की सारी जिंदगी जैसे इन फसूखेज लम्हों में सिमट आई थी। बासित ने उसके पुरकैफ वजूद की नरमाहट को अपने रगुपे में उतरता महसूस किया था। फिर जिस नरमी से उसे अपनी पनाह में लिया था, उसी अंदाज में उसे आज़ाद करते उसकी सभी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा था। जरमीने की पलकों की झिलमिल इसके रुखसारों पर गिर सी गई थी। चेहरे पर गुली सुर्खी किसी खूबसूरत हादसे की चुगली खा रही थी। इस बार तो रियायत दे दी है, मगर अगली बार किसी दूरी को कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे ज़ब्त का और इम्तिहान मत लेना ज़रमीने, बंदा बशर हूँ, कुछ तो रहम खाओ यार। और कितना आजमाने का इरादा है जनाब का? अब ये दूरी सुहाने रूह है और इंतज़ार नहीं करूंगा मैं। अपने छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लेना, और साथ ही अगर दिल में मुझे बसा लिया तो बंदा ताउमर आपका एहसानमंद रहेगा। नहीं तो इतना दमखम तो हम भी रखते हैं कि ज़बरदस्ती जूतों समेत दिल में घुसे चले आएंगे। उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराते वो पुरशौक लहजे में अपनी आवाज का जादू चला रहा था। जरमीने को लगा था वो अभी के अभी पूरे कद से जमीन बोस होगी। ऐसा हो भी जाता अगर वो उसे दोनों हाथों से कमर से थामे ना होता। इसकी इतनी सी नजदीकी ही जिस्म से जान निकाल लेती थी। एक भरपूर निगाह उसके दिल मोह लेने वाले चेहरे पर डाली थी। फिर आहिस्तगी से उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता वो अपना बैग उठा रहा था। तुम थोड़ी देर बाद बाहर आना, ऐसे सबके सामने जाओगी तो तुम्हें देखकर सब पता नहीं क्या क्या मतलब अखज़ करेंगे, जबकि ऐसा वैसा तो कुछ हुआ भी नहीं। वो इतना मासूम कैसे हो सकता है यार? हंसी दबाकर उसकी गैर होती हालत पर चोट करता वो उसके गाल पर नरमी से चुटकी भरता बाहर निकल गया था। पीछे वो आईने में अपना अक्स देख खुद ही सिमट गई थी। चेहरे पर शर्मगी सी मुस्कान सजाए उसने अपने मुंह पर हाथ फेर कर जिसे सुर्खी का असर जायल करना चाहा था, फिर लपक कर इसके पीछे गई थी, कहीं उसके जाने से पहले ही वो निकल ना जाए, और वो उसकी आखिरी दीद से खुद को महरूम नहीं रखना चाहती थी। दिन सुस्त रवि से गुजर रहे थे। सर्दी ने मौसम को अपनी लपेट में लिया था। ऐसे में दिन छोटे और रातें तवील होती, उसकी जिंदगी में भी एक जमूद किसी कैफियत तारी हो गई थी। निदा कुछ गुमसुम सी हो गई थी। बाहिमी सिला से सबने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और बस बासित के आने का इंतजार था। उसके आते ही मंगनी की रस्म कर दी जानी थी। सर थिटरती रात के 11:15 बज रहे थे। जरमीने को सोते हुए अपना गला खुश्क होता महसूस हुआ। उसकी आंख खुली थी। कमरे में पानी रखना वो आज भूल गई थी। पहले उसने सोचा था रहने दे,
फिर चंद करवटें बदलती वो बेबसी से उठ बैठी थी। बिस्तर से उतरकर वो बाहर निकली थी। उसका रुख किचन की जानिब था। उसके कदम किसी गैर मामूली एहसास के तहत रुके थे। नजरें घुमाकर घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखा। उसे कोई हेवला सा दिखाई दिया था। डर के मारे उसकी चीख निकलने को थी, जिसे मुंह पर हाथ सख्ती से जमाकर उसने रोका था। जिस्म पर लर्जा सा ताड़ी हुआ था, मगर फिर लम्हे के 1000वें हिस्से में खुद को मजबूत करते उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। बैरूनी गेट खुला हुआ था और उसके पास 2 नफूस खड़े थे। गेट से जलती लाइट्स में उस हेवले का अक्स वाज़े हुआ था। वो निदा थी, जिसके हाथ में कदरे दरमियाने साइज का बैग था। निदा! इसकी पुकार पर बाहर निकलते वजूद के कदम हवा में मुअल्लक होकर रह गए थे। उसने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा था। ज़रमीने बिजली की सी तेजी से उसकी जानिब आई थी। बाहर एक लड़का खड़ा था और इस अचानक पड़ी इफ्तिदात पर वो भी होंक सा सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। यूं पकड़े जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। निदा ने अपनी पूरी तसल्ली करके ही उसे बुलाया था। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त, और ये कौन है? इसकी निगाहों में बेयकीनी थी, एक खौफ था, ज़बान लड़खड़ाई थी। इससे पहले कि वो जवाब देती, उस लड़के ने तीर की सी तेजी से निदा के हाथ से वो बैग झपटा था और भागने ही लगा था कि ज़रमीने ने हाजिर दिमागी से काम लेते सरहद से अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करते उसके कॉलर को पीछे से पकड़कर खींचा था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो संभल ना सका था, और शायद वो किसी ऐसी पेशरफ्त की तवक्को भी नहीं कर रहा था। वो गेट के अंदरूनी साइड में उनके कदमों में ही सर के बल गिरा था। उसका सर पक्के ईंटों से बने फर्श पर बुरी तरह टकराया था। निदा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी थी। अम्मी, अम्मी! ज़रमीने ने ऊंची आवाज में पुकारा था। सर्दियों की सपाट रात में उसकी आवाज ने दूर तक सफर किया था। निदा का रंग सफेद लट्ठे की मानंद हो गया था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। वो लड़का कर्राता हुआ अब सर को पीछे से पकड़े उठने की कोशिश कर रहा था। बैग पास ही गिर चुका था। अंदर से सोई जागी आंखों के साथ बुकलाई हुई समीना नंगे पांव ही बाहर आई थी। माँ को आते देखकर निदा के रहे सहे औसान भी खता हुए थे। समीना मंदी मंदी आंखें खोले सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हो रहा है ये सब? उनकी करक आवाज गूंजी थी। ज़रमीने ने उन्हें देखकर जरा भर सुक्का सांस लिया था। निदा भागकर माँ के पास गई थी। अम्मी, ये ज़रमीने भाभी इस लड़के से साथ भाग रही थी। वो तो शुक्र है मेरी आंख खुल गई। ज़रमीने बेयकीन भरी नजरों से निदा को देख रही थी। यही वो लम्हा था जब घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। समीना की आंखों में दृष्टि और गमो गुस्से की लहर सी जागी थी। उन्होंने काटदार नजरों से निदा को देखा था, फिर ज़रमीने की जानिब निगाह की थी। वो लड़का उठकर भागने लगा था जब गेट से अंदर दाखिल होते बासित से टकराते हुए बचा था। वो हैरत भरी नजरों से सामने का मंजर देख रहा था, और हैरत का शदीद झटका तो समीना और निदा को भी लगा था। इस लड़के को देखकर उसे अचंभा सा हुआ था, जो उसे देखकर और भी खौफजदा हो गया था। अम्मी, आप सब इस वक्त यहाँ हैं, और ये कौन है? सबको एक नजर देख वो समीना पर नजरें जमा कर पूछ रहा था। ज़रमीने ने उसको देखा था। दिल को ना जाने क्यों एक ढाढ़स सी हुई थी, जैसे अब कुछ गलत नहीं होगा, वो सब संभाल लेगा। बासित बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये अपनी आंखों से देख लो, ज़रमीने हमारे मुंह पर क्या कालक मलने जा रही थी। इस लड़के के साथ भागते निदा ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। समीना की आवाज ने उसे पाताल में जा फेंका था। उसने आस भरी नजरों से बासित की जानिब देखा था। वो बोलना चाहती थी, मगर उसके लफ्ज खो गए थे। कोशिश के बावजूद उसकी जबान से अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। बासित के चेहरे के तासुरात यकसर बदले थे। हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसकी खामोशी ने निदा को संभलने का मौका फराम कर दिया था। वो अब भी दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। नहीं नहीं बासित, मैं नहीं, निदा थी। मैंने कुछ नहीं किया। अल्फाज टूट टूट कर उसकी जबान से अदा हुए थे। बासित शिष्ट सा खड़ा था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, सदमा था और दबी दबी गुस्से की चिंगारियां थी। एक तरफ बीवी थी जिससे दिल का नया नया रिश्ता बना था, दूसरी तरफ वो बहन थी जिसे बेटी की तरह गोद में खिलाकर बड़ा किया था। सामने का मंजर उसके लिए हर सूरत तकलीफ दे साबित होने वाला था। वो पत्थर का हो गया था, जैसे साकित। भाभी अपना गुनाह छुपाने को मुझे क्यों बदनाम कर रही हैं? भाई, आप इस लड़के से ही पूछ लें, इसे किसने बुलाया था, मैंने या ज़रमीने भाभी ने? रखते दिल के साथ उसने आखिरी पत्ता फेंका था। साथ ही उस लड़के की जानिब तनबीह निगाह की थी, जो इसकी बात पर दंग सा उसे देख रहा था। तुम बताओ बेगैरत इंसान, यूं रात को मुंह उठाकर किसके कहने पर चले आए हो? समीना ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा था।
زرمینے نے بلایا تھا مجھے۔ تیزی سے اس نے ان کے ہاتھوں خود کو چھڑاتے اپنی بات مکمل کی۔ ندا کے لبوں سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی تھی، مگر زرمینے وہ دھرام کی آواز کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے گھٹنے ایک طرف ہو کر ڈھسے گئے تھے۔ فریب کی اس چال میں وہ بری طرح جکڑی جا چکی تھی۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ رہا باسط، وہ چند پل لگے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ اس کی آنکھوں میں غم و غصے کے ساتھ ساتھ غصے اور وحشت کا ایک جنون امڑ آیا تھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے سے گر چکا تھا۔ وہ کسی پھپڑے ہوئے شیر کی مانند اس لڑکے پر چپٹا تھا۔ پے در پہ 3-4 گھونسے اس کے چہرے پر رسید کرتے وہ ذلت و اہانت کے احساس سے سرخ چہرے کے ساتھ پھول ہوئی سانسوں میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا تھا۔ سمینا نے اس کا یہ انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ انہیں خوف محسوس ہوا تھا۔ سرحد سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ وہ لڑکا اپنی خون بہتی ناک پر ہاتھ رکھے کرا رہا تھا۔ بس کر دو باسط، کیوں سب کو تماشا دکھانا چاہتے ہو؟ ابھی محلے میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے ہم۔ وفا کرو اسے، جانے دو۔ اس لڑکے کو چھڑا کر اس کی آنکھوں سے بھاگنے کا اشارہ کرتی وہ باسط کو بازو سے تھام کر پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ سرپٹ بھاگا تھا۔ سمینا اب دروازہ بند کر رہی تھی۔ باسط نے ایک قہر بھری نگاہ زرمینے کی طرف کی تھی، جو خشک آنکھوں اور زرد پڑی رنگت کے ساتھ زمین پر نظریں گاڑے کسی اجرے دیار کی منظر کشی کرتی معلوم ہوتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اپنے بالکل سامنے اس کے کالے جوتوں میں مکید پاؤں دیکھ کر زرمینے ہوش میں آئی تھی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے کے پتھریلے پن اور درشتی اس کی روح تک دہلا گئے تھے۔ مگر وہ اٹھی تھی۔ اسے ایک آخری کوشش کرنی تھی۔ دل میں کہیں موہم سا ایک آس کا دیا ابھی بھی ٹمٹما رہا تھا۔ باسط، میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بے قصور ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا۔ میں تو ندا کے پیچھے یہاں آئی تھی۔ اس کی پتھر ہوئی آنکھوں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر باسط کا بازو تھامنا چاہا تھا، مگر وہ سلگتی نگاہوں سے دیکھتا مٹھیاں بھیج کر 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ زرمینے کا ہاتھ ہوا میں محلے کھو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھی تھی۔ اس کی بے اعتباری نے اسے فرش سے فرش پر لاپٹکا تھا۔ وہ اس کے سر کا آسمان تھا جو اسے یوں بے سائباں کر گیا تھا۔ سمینا آگے بڑھی تھی اور رکھ رکھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ بے حیا لڑکی، اپنے گناہ چھپانے کو میری پاک باز بچی پر بہتان باندھ رہی ہو۔ کیا باسط نہیں جانتا اپنی بہن کو، جسے بچپن سے اپنی نگاہوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری اس جھوٹی کہانی پر یقین کر لے گا؟ اور وہ تمہارا یار جو اپنے زبان سے اقرار کر کے گیا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ توبہ ہے، دیدہ دلیری تو دیکھو اس چھٹانگ بھڑ کی لڑکی کی۔ اپنے نامراد عاشق کو گھر تک بلا لیا اور اب کیسے ستی ساوتری بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ اس کے بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں جھکڑ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے وہ نفرت اور رعونت سے بول رہی تھی۔ ندا نے پہلو بدلے اپنی انگلیاں مروڑتے وہ سخت اضطراب کا شکار تھی۔ باسط جو جبڑے پیچھے کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ماں کو روکا تھا۔ بس کریں امی، چھوڑیں اسے۔ انہیں شانوں سے تھام کر پیچھے کیا تھا۔ بس کیسے کروں؟ میں تو ابھی کے ابھی اس کی ماں کو فون لگا کر اس کے کرتوت بتاؤں گی۔ باسط، میں اب اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی ماں سے کہو اس گندگی کے ڈھیر کو آ کر لے جائے یہاں سے۔ دبی دبی آواز میں وہ چیخ کر کہتی آگ برساتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ زرمینے ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ نہیں امی، پلیز امی کو کچھ مت بتائیے گا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ سہ نہیں پائیں گی۔ آپ جو مرضی مجھے ہی سزا دے دیں، مگر امی کو کچھ مت بتائیں، وہ مر جائیں گی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ وہیں ان کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ باسط نے تکلیف کے احساس سے نظروں کا رخ پھیرا۔ یہ سب تب سوچنا تھا جب یہ گل کھلا رہی تھی۔ ان کے انداز میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی امی، جو بھی ہوا اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ بس اس سب کو یہیں دفن کر دے۔ آج کے بعد کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ میں کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں اس سب کو لے کر۔ اور زرمینے کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی۔ لہجوں میں چٹانوں کی سی سختی لیے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ قطعیت بھرے انداز میں آندھی طوفان بنا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ زمین پر کسی لٹے ہوئے مسافر کی طرح بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس تاریک رات کی سیاہی نے اس کے نصیب میں جیسے گھپ اندھیرے لکھ دیے تھے۔ سمینا ندا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، کسی انہونی کے احساس بے چین کر گیا تھا۔ ڈور لاک کرتے وہ مڑی تھی، اب اس کے سامنے آ کر رکی۔
जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी निगाह जमाई तो वो नजरें चुरा गई। समीना ने पूरी शिद्दत से उसको पैर दर पे 2 थप्पड़ मारे थे। निदा के मुंह से आहिस्ता से एक चीख पड़ा बंद हुई थी। खबरदार, जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो जान से मार दूंगी तुम्हें मैं, बेगैरत। उसके बालों से पकड़कर जोर से झटका देते वो फिनकारी। आवाज में क्या कुछ ना था, गम, गुस्सा और सबसे बढ़कर सदमा। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। जरमीने भाभी, मुझसे झूठ मत बोलो निदा। आवाज मुझे जरमीने ने लगाई थी। ये तुम ही थी जो इस उम्र में मेरे सर में खाक डालने चली थी। दृष्टि से उसे टोक कर वो उसे छोड़ती आगे बढ़ी थी। 2 कदम के फासले पर वो बैग पड़ा था जिसे अब वो खोल रही थी। ये जरमीने के कपड़े हैं और ये जेवर और रकम जो मेरी अलमारी में थी। और चाबी कहाँ रखी है तुम जानती थी, जरमीने नहीं। गुर्रा कर कहती वो यकदम उठकर दोबारा उसके आगे आन खड़ी उसे झंझोड़ गई थी। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको मना भी किया था, मेरा रिश्ता तय ना करें। मैं और दाऊद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रोते हुए वो गिड़गिड़ाई थी। मोहब्बत, ऐसी मोहब्बतें जो लड़की को रात की तारीकी में घर से कदम बाहर निकालने पर मजबूर करती है, वो उसके दामन में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं डालती। उसका मुंह सख्ती से दबोचे वो गुस्से से पागल होने को थी। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए मैंने निदा? तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, हर ख्वाहिश पूरी की इस दिन के लिए कि यूं तुम मुझे रिसवा करती, किसी की झूठी मोहब्बत में अपनी माँ की तमाम उम्र की मोहब्बत, रियाजत सब भुला दोगी। अब वो शिकस्ता सी बेड पर बैठी थी, आवाज रुंधी हुई थी। वो रो रही थी। निदा के दिल को कुछ हुआ। आई एम सॉरी अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। उनके पास आकर उनके कदमों में बैठ पांव पकड़े वो रोई थी। अब इस बाप को यहीं बंद कर दो, किसी को भिनक भी नहीं लगनी चाहिए। भूले से भी तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकले, मैं सब संभाल लूंगी। कितनी देर गुजर गई थी। सर्द रगों में बहते लहू को जमा देने वाली सर्दी में वो यहाँ यक ठंडे वजूद के साथ बैठी थी। वो सर घुटनों के गिर्द बांधे बाजुओं से उठाकर अब खाली खाली आंखों से जमीन पर किसी गैर मरई नक्ते को देख रही थी। मतलब सूजी हुई आंखें बहुत सारा रोने के बायस अब थक कर खुश हो गई थी। उसे अपने खरमा नसीब पर यकीन हो चला था। यहाँ कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं था जो इसे बेगुनाह गर्दानता। वो जो रात कमरे से निकलकर किचन में पानी पीने जाने के लिए 100 बार सोचकर उठती थी, इस वक्त आधी से ज्यादा रात गुजर गई। तन्हा बाहर सहन में अंधेरे खुले आसमान तले बैठी थी। जिस किस्मत ने उस पर रहम नहीं खाया था, वो अपनी नासमझी और भोलपन में मारी गई थी। खसारे उसके हिस्से लिखे जा चुके थे, जिनका मातम अब उसे सालों तक करना था। अपने बेजान वजूद को घसीट कर वो अंदर की तरफ बढ़ी थी। हमेशा सलीके से सर पर जमी शॉल उसके कंधे पर एक तरफ पड़ी उसके कदमों में रुल रही थी। बालों की कहीं लटें चोटी से निकलकर उसकी गर्दन और चेहरे के गिर्द सोगवार सी लिपटी। उसके दुख में शरीक के गिरियां ज़दा थी। चेहरे पर किसी की बेरहमाना थप्पड़ों के निशान बहुत नुमाया थे। भारी हुए कदमों और बोझल हुई सांसों के साथ उसने कमरे में कदम रखा था। वो सामने बेड की पायनी से सर झुकाए, नजरें जमीन पर गाड़े, दोनों हाथ बेड के अतराफ में रखे बैठा था। उसके आने पर उसने नजरें उठाई थी। जरमीने ने उसकी तरफ देखा था। जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों से उसे खौफ महसूस हुआ था। वो आंखें कैसी थी? सुर्ख लहू रंग, गैर शनासाई के रंग लिए, गमो गुस्से की तुगियानी अपने अंदर लिए वो उसके वजूद को नेस्तो नाबूद करने के दर पे थी। जरमीने की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो मड़े हुए कदमों से अंदर आई थी। उससे कुछ फासले पर खड़ी वो बिना जुर्म के सर झुकाए नजरें गिराए हुए थी। उसे बासित की बेइतबारी ने जीते जी मार दिया था। वो कितनी देर उसे अपनी शोला बाढ़ आंखों से भस्म करता रहा था, जिनकी तपिश उसके गाल दिखा गई थी, मगर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। जहां यकीन ना हो वहां वजाहतें इंसान को और ज्यादा बेमोल कर जाती। उसकी खामोशी ने उसे अंगारों पर लुटा दिया था। वो झटके से उठा था। साथ ही जरमीने ने सहम कर एक कदम पीछे लिया था। वो बेगुनाह होकर भी कटेरे में खड़ी कर दी गई थी। उस अपनी बेगुनाही में उसके पास सिवाय अपनी गवाही के कुछ नहीं था, और जिस पर बासित को इस वक्त यकीन करना नामुमकिन था। क्यों किया ये सब? क्यों? तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मुझ पर तरस नहीं आया? अगर तुम आज वो सब कर गुजरती तो क्या मुंह दिखाता मैं दुनिया को? लोग हंसते मुझ पर। जरमीने, क्या मांगा था तुमसे? सिर्फ वफादारी। तुमसे वो भी नहीं हो सकी। उसकी आवाज में भीगापन था, खुद अजियती थी, एक कर्ब था। जरमीने ने अपनी पलकें मूंदी। इतने दर्द में होकर भी वो उसकी तकलीफ को महसूस कर रही थी।
یہ وجہ تھی مجھ سے دوری اختیار کرنے کی، ہے نا؟ اور میں بے وقوف تمہیں اس رشتے کو اپنانے کا وقت دیتا رہا۔ وہ استہزائیہ سا خود پر ہنسا تھا، آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا تھا۔ تم ہنستی ہوگی مجھ پر، کیسا عقل کا اندھا مرد ہے، اتنی آسانی سے بیوقوف بن گیا۔ چہرہ اوپر کرتے اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اس کی یہ چپ اس کے اندر ہی اندر تیش دلائی رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ زرمینے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا اس خوبصورت اور معصوم چہرے کے پیچھے اس قدر مکڑو اور بدصورت حقیقت چھپی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے شانوں میں کھبوئے اسے جھنجھوڑتا، وہ غضب بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا، دھیمی آواز میں چنگاڑ رہا تھا، باسط میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ سب ندا کا کیا دھرا ہے۔ وہ بیٹھی ہوئی آواز میں چیخی تھی، ایک آخری کوشش جو اسے اور مہنگی پڑی تھی۔ تم ویسی لڑکی نہیں ہو، مگر میری بہن ویسی لڑکی ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا تم؟ وہ تل ملا کر بولا تو زرمینے کو احساس ہوا تھا وہ کتنی بری طرح پھنسی تھی۔ وہ خود کو بے گناہ تبھی ثابت کر سکتی تھی جب وہ ندا کا جرم ثابت کرے، جو فی الحال ناممکنات میں سے تھا۔ زرمینے، بس کر دو، اپنی غلطی دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا بند کر دو۔ میں نے تمہاری بہت سی باتوں کو تمہارا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کیا ہے، مگر اب اور نہیں۔ وہ اسے دیکھتے جیسے کسی نتیجے پر پہنچا۔ تم بھول گئی تھی تم باسط اکبر کی بیوی ہو، لیکن غلطی میری ہے، میں نے ہی تمہیں کبھی احساس نہیں دلایا ہمارے رشتے کا۔ آج میں تمہیں اچھے سے باور کراؤں گا تاکہ تم تمہارا کبھی نہ بھول سکو۔ اس کی آنکھوں میں سفاکیت در آئی تھی، اور پھر اس کی قربت میں زرمینے نے جانا تھا، مرد جب نظر سے گری اور دل سے اتری عورت کو بڑھتا ہے تو کیسا صفاک و بے رحم بن جاتا ہے۔ اس کا قرب عورت کو صرف پامالی کے احساس سے دوچار کرتا ہے۔ وہ روئی تھی، سسکی تھی، مگر وہ اس کے معاملے میں پتھر بن گیا تھا، گیس ہر احساس سے بے مہرا۔ اگلی صبح اس کا وجود کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کے چہرے کی شادابی نچر کر رہ گئی تھی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہ کھایا تھا، نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ الگ سے اترا تھا۔ باسط صبح اٹھ کر بنا اسے کچھ بھی کہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمینے ساری رات روتی تڑپتی رہی تھی۔ دن 11 کے قریب اس کی آنکھ کسی آواز پر کھلی تھی۔ سامنے سمینہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت اس نے صاف محسوس کی تھی۔ کونی کے بل وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے ٹرے بیڈ پر ہی جگہ بناتے ہوئے رکھی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ اس کی اجری حالت پر ایک گہری نگاہ کی تھی۔ تمہارے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، مگر کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم کبھی خود کو بے گناہ ثابت کر پاؤ گی۔ ندا کا نام بھولے سے بھی اب اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ طلاق کا ٹھپا لگا کر اس گھر سے چلتا کروں گی۔ ناشتہ کر کے یہ دوائی کھا لینا، باسط کو ابھی بھی تم سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ استزائیہ انداز میں اسے کہتے وہ رعونت سے سر جھٹک کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ ویران چہرہ اور سراسیمہ آنکھیں لیے ان کی چھوڑی جگہ کو دیکھتی رہی۔ وہ 3 دن رہا تھا گھر، اور وہ 3 دن زرمینے کی زندگی کے سب سے بدترین دن تھے۔ پھر وہ اٹلی چلا گیا تھا اور اس سے بے پرواہ ہو گیا۔ دن مہینوں میں بدلے تھے اور مہینے سالوں میں۔ وہ بے خبر رہا تھا اس سے، وہ بے حسی کا لبادہ اوڑھ گیا تھا، تو زرمینے نے بھی خود کو ہر چیز سے بے نیاز کر لیا تھا۔ قدرت کو اس پر رحم آیا تھا، اس کی گود میں میرال اور حسان کو ایک ساتھ ڈال دیا۔ وہ ان میں پناہ اختیار کر گئی تھی۔ کوئی کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے اس نے فکر کرنا چھوڑ دی تھی۔ سمینے باسط کو اس کے بارے میں کیا کیا کہتی ہیں اسے پرواہ نہ رہی۔ اس کا دل مر گیا تھا، اب اسے کسی خوشی ناخوشی سے کوئی مطلب نہ رہا تھا۔ اہم تھا تو صرف اس کے بچے، جو اس کی زندگی میں واحد امید کی کرن تھے۔